हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं था। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके सीजीएल के एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो देखिए, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं ना उसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले एग्जाम में अगर पूछा जाए कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी। तो देखिए, गदर पार्टी की जो स्थापना है ना ये आपका अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में हुआ था। और कब हुआ था तो 1913 में हुआ था। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किस उद्देश्य से हुआ था, तो अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। वहीं अगर बात कर ले कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन है तो लाला हरदयाल और सरदार सोहन सिंह भाकना थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हरिगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। तो देखिए, हरिगोविंद खुराना को जो है 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया था। और न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम जिसमें कोशिका के अनुवांशिक कोड होते हैं उसकी खोज हेतु फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये जो हरिगोविंद खुराना थे ना ये भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ENIAC कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, ENIAC कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है ना ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है, तो ये फुल फॉर्म आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जो 2 कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ENIAC मशीन का अनावरण किस विश्वविद्यालय में किया गया था और कब किया गया था। तो देखिए, ENIAC मशीन का जो अनावरण है ना ये 14 फरवरी 1946 को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा ये जो है कब दिया गया था। तो देखिए, नागालैंड को राज्य का जो दर्जा है ना ये 1 दिसंबर 1963 को दिया गया था, तो 1 दिसंबर 1963 आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये भारतीय संघ का 16वां राज्य बना था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से एक एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। तो ये 13वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ था, इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध जो है विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एक अक्षांश रेखा जो अलवर राजस्थान से गुजरता है तो वह जो रेखा है ना निम्न में से किस और राज्य से निकलेगा। तो देखिए, आपका जैसे इस प्रकार से एक ग्लोब हो जाता है, ठीक है, और ये सब जो होते हैं ना वो आपके अक्षांश रेखा होते हैं, और ये सब जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं तो देशांतर रेखा होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अलवर राजस्थान से गुजरता है तो वो रेखा जो है निम्न में से किस राज्य से निकलेगा। तो आप जब ग्लोब में देखोगे ना तो ये सिक्किम और उत्तर प्रदेश से निकलेगा, तो आपके ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि वसा का अधिकांश पाचन ये जो है कहाँ पर होता है, यानी मोस्ट ऑफ द फेट डाइजेशन ऑकर्स इन। तो वसा का जो अधिकांश पाचन है ना ये आपका छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो छोटी आंत आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि राजा नरसिम्ह देव प्रथम ने जो है किस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो देखिए, राजा नरसिम्ह देव प्रथम के द्वारा जो है ये कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और कोणार्क का सूर्य मंदिर ये जो है कहाँ पर है तो ये आपका उड़ीसा के पुरी में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जामिनर क्या पूछता है कि क्वेश्चन घुमा देता है। जैसे एग्जामिनर क्या करेगा, आपसे पूछ दिया जाएगा कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा नरसिम्ह देव प्रथम के द्वारा जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया आपका कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत धरोहर में कब मान्यता दिया गया था। तो ये 1984 में दिया गया था। और ये किस भगवान को समर्पित है, तो ये सूर्य भगवान को समर्पित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। तो देखिए आपके लिए मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित नेशनल पार्क जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है, एक तो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम राज्य में है, इसे जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। उसके बाद मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में, इसे भी शामिल किया गया है। उसके बाद केवला नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, इसे भी शामिल किया गया है। सुंदरबन नेशनल पार्क जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसे भी जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा आपके कौन कौन से हैं, तो नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो कि आपका उत्तराखंड में, इसे भी शामिल किया गया है। उसके बाद आपका यहाँ पर कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है, इसे भी जो है शामिल किया गया है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, इसे भी शामिल किया गया है। उसके बाद आपका काम्पेनर पवरगढ़ जो आर्कियोलॉजिकल पार्क है ना, जो कि गुजरात में है, इसे भी जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि फुलकारी कढ़ाई कला, ये जो है कहाँ की प्रसिद्ध है। तो देखिए ये जो फुलकारी कढ़ाई कला है ना, ये आपका पंजाब का जो है प्रसिद्ध है, तो पंजाब आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चिकन करी कला ये जो है कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये लखनऊ का प्रसिद्ध है। वहीं अगर कांथा कढ़ाई का पूछा जाए तो ये पश्चिम बंगाल और बिहार का प्रसिद्ध है। कसीदा करी का अगर पूछा जाए तो ये जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है ना, यह आपका अनुच्छेद 29 है, तो अनुच्छेद 29 आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 29 और 30 में जो है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो देखिए अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है ये किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है ना, ये आपका 2001 ईस्वी में हुआ था, और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान में ये जो है कितने बच्चों को शिक्षित करने का उद्देश्य रखा गया है। तो देखिए इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षित करना रखा गया इसका उद्देश्य। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संविधान के किस भाग को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो देखिए संविधान के जो अनुच्छेद 32 है ना, इसे जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। ठाकुर दास भार्गव ने जो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विच ग्लैंड कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर, यानी रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए रक्तचाप जो है ये एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो एड्रिनल ग्लैंड्स आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि रेड डाटा बुक इज पब्लिश्ड बाय, यानी रेड डाटा बुक को जो है किसके द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है, या फिर रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय पौधे और जानवरों को जो है कौन शामिल करता है। तो देखिए रेड डाटा बुक में जो लुप्त प्राय पौधे और जानवरों को जो है ना, ये IUCN के द्वारा जो है शामिल किया जाता है, तो IUCN आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले IUCN का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है, और इसका जो ऑफिशियल आपका जो फुल फॉर्म होता है ना, वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और उसका स्थापना कब हुआ था, तो ये 5 अक्टूबर 1948 को हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि NH-44 ये जो है कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है। तो देखिए ये जो NH-44 है ना, ये आपका 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है। 10 राज्य कौन कौन से हैं, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के अलावा ये जो आपका यूटी है ना, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, यानी टोटल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से होकर जो है NH-44 गुजरता है, तो 12 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो NH-44 है ना, ये लॉन्गेस्ट रनिंग नेशनल हाईवे है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, और इसकी लंबाई एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी जो लंबाई है ना वो 3745 किलोमीटर है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन, यानी मानव द्वारा जो है इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी है। तो देखिए मानव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो पहली धातु है ना, ये कॉपर है, जिसका सिंबल क्या होता है, तो Cu होता है। तो कॉपर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम यानी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है ना, ये कब पारित किया गया था। तो देखिए भारत में जो जैव विविधता अधिनियम है ये 2002 में पारित किया गया था। तो 2002 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको एक बता दूं बात कि आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ अप्रिशिएट करने के लिए किसी को भी जो है अगर आपको कोई नॉलेज दे रहा तो आप उसे लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी जो है मैं जल्दी जल्दी अपलोड कर सकूं आपके लिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सिक्किम और चीन को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो देखिए सिक्किम और चीन को जोड़ने वाला जो दर्रा है ना, ये नाथुला दर्रा है। तो नाथुला दर्रा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को कौन जोड़ता है, तो ये बमला पास दर्रा जो है जोड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पद्मावत के लेखक कौन है। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में एक पुस्तक से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो ये आप जो है जरूर देख कर जाइएगा। तो पद्मावत के जो लेखक है ना, ये मलिक मोहम्मद जायसी हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिल्ली चलो का नारा ये जो है किसने दिया था। तो देखिए दिल्ली चलो का जो नारा है ना, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। वहीं अगर बात कर ले करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने दिया। और कभी कभी एग्जाम में यहाँ से ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था। तो देखिए महात्मा गांधी ने जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये आपका 1942 में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आराम हराम का नारा किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। मारो फिरंगी का नारा ये जो है मंगल पांडे ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का जो नारा है ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हैदर अली कहाँ का शासक या फिर सुल्तान था। तो देखिए ये जो हैदर अली था ना, ये मैसूर का जो है सुल्तान था। मैसूर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसका शासनकाल एग्जाम में पूछा जाता, तो इसका जो शासनकाल रहा था ना, वो 1761 से लेकर जो है 1782 तक रहा था। इसके उत्तरवर्ती यानी उत्तराधिकारी कौन थे, तो टीपू सुल्तान था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये जो है कब लड़ा गया था। तो देखिए प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, ये आपका 1767 में लड़ा गया था। और किनके मध्य, तो जनरल जोसेफ स्मिथ जो कि और हैदर अली के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजों की हार हो गई थी। और इसी हार के कारण जो है मद्रास की संधि भी हुआ था। कब हुआ था, तो 1769 में हुआ था, यानी 1769 में हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मानव शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी है। तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे छोटी रक्त वाहिका है ना, ये आपका कैपिलरीज है, यानी केशिका है। तो कैपिलरीज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले जो प्रथम बल्लेबाज बने हैं ना, ये क्रिस गेल बने हैं। और ये 1 मार्च 2019 को जो है ये 500 छक्के लगाकर पहला बल्लेबाज बन गए हैं। तो क्रिस गेल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। तो 21 जून आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहली बार जो यह दिवस है ना, ये आपका 21 जून 2015 को मनाया गया था। और जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी भाषण से किए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 5वां जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था वो आपका 2019 में मनाया गया था। और इसकी थीम क्या रही थी, तो योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, ये जो योगा डे इज योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, इसका जो है थीम रहा था। वहीं अगर बात कर ले 2020 का योगा का थीम क्या रहा था, तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ये जो है 2020 का थीम रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो देखिए सबसे जो चमकीला ग्रह है ना, ये शुक्र ग्रह यानी वेनस ग्रह है। तो शुक्र ग्रह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसी कारण से जो है हम इसे भोर का तारा भी कहते हैं।
तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भोर का तारा किसे कहा जाता है तो ये आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ओजोन दिवस ये जो है कब मनाया जाता है, तो देखिए प्रतिवर्ष ओजोन दिवस जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो 16 सितंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि 2020 में ओजोन दिवस की थीम क्या थी। ये जो आपको हर कैंडिडेट्स को जो है कमेंट्स करके ज़रूर जवाब देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू ऑल।